बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद सामीन, पीर कामिल की अगली किस्त में खुशामदीद। तो आइए बढ़ते हैं कहानी की जानिब। ये न्यू ईयर नाइट थी। नया साल शुरू होने में 30 मिनट बाकी थे। 10 लड़कों पर मुश्तमिल 14-15 साल के लड़कों का वो ग्रुप पिछले 2 घंटे से अपने अपने मोटरसाइकिल्स पर शहर की मुख्तलिफ़ सड़कों पर अपने करतब दिखाने में मसरूफ़ थे। उनमें से चंद ने अपने माथे पर चमकदार बैंड्स बांधे हुए थे, जिन पर नए साल के हवाले से मुख्तलिफ़ पैगामात दर्ज थे। वो लोग 1 घंटा पहले पोश इलाके की एक बड़ी सुपरमार्केट में मौजूद थे और वहाँ वो मुख्तलिफ़ लड़कों पर आवाज़ें कसते रहे थे। अपनी बाइक्स पर सवार अब मुख्तलिफ़ पर चक्कर लगा रहे थे। इनके पास फायर क्रैकर्स मौजूद थे, जिन्हें वो वक्तन फ़वक्तन चला रहे थे। 11:15 बजे वो जिम खाना के बाहर मौजूद थे, जहाँ पार्किंग लॉट गाड़ियों से भर चुका था। ये गाड़ियाँ उन लोगों की थीं जो जिम खाने में नए साल के सिलसिले में होने वाली एक पार्टी में आए थे। इन लड़कों के पास भी इस पार्टी के दावती कार्ड मौजूद थे, क्योंकि उनमें से तकरीबन तमाम के वालिदैन जिम खाना के मेंबर थे। वो लड़के अंदर पहुँचे तो 11:55 हो रहे थे। चंद मिनटों बाद डांस फ्लोर समेत तमाम जगहों की लाइट्स ऑफ हो जानी थी और इसके बाद बाहर लॉन में आतिशबाजी के एक मुजाहरे के साथ नया साल शुरू होने पर लाइट्स ऑन होना थी और इसके बाद तकरीबन तमाम रात वहाँ रक़्स के साथ साथ शराब पी जाती, जिसका एहतमाम नए साल की इस तकरीब के लिए जिम खाना की इंतज़ामिया ख़ास तौर पे करती थी। लाइट्स ऑफ होते ही वहाँ एक तूफ़ान बदतमीज़ी का आगाज़ हो जाता था और वहाँ मौजूद लोग इसी तूफ़ान बदतमीज़ी के लिए वहाँ आए थे। 15 साला वो लड़का भी 10 लड़कों के इस ग्रुप के साथ आने के बाद इस वक्त डांस फ्लोर पर रॉक बीट पर डांस कर रहा था। डांस में इसकी महारत काबिल दीद थी। 12 बजने में 10 सेकंड रह जाने पर लाइट्स ऑफ हो गईं और ठीक 12 बजे लाइट्स यकदम दोबारा ऑन कर दी गईं। अंधेरे के बाद सेकंड्स गिनने वालों की आवाज़ें अब शोर और ख़ुशी के कहकहों और चीखों में बदल गई थीं। चंद सेकंड्स पहले थम जाने वाला म्यूज़िक एक बार फिर बजाया जाने लगा। वो लड़का अब अपने दोस्तों के साथ बाहर पार्किंग में आ गया था, जहाँ बहुत से लड़के अपनी अपनी गाड़ियों के हॉर्न बजा रहे थे। इन्हीं लड़कों के साथ बियर के कैन पकड़े वो वहाँ मौजूद एक गाड़ी की छत पर बैठ गया। इस लड़के ने गाड़ी की छत पर खड़े खड़े अपनी जैकेट की जेब से बियर का एक भरा हुआ कैन निकाला और पूरी क़ुव्वत से कुछ फासले पर खड़ी एक गाड़ी की विंड स्क्रीन पर दे मारा। एक धमाके के साथ गाड़ी की विंड स्क्रीन चकनाचूर हो गई। वो लड़का इत्मीनान के साथ अपने बाएं हाथ में पकड़ा कैन पीता रहा। वो पिछले आधे घंटे से कामरान को वीडियो गेम खेलते हुए देख रहा था। स्क्रीन पर मौजूद स्कोर में कोई ख़ास इजाफा नहीं हुआ था। शायद इसकी वजह वो मुश्किल ट्रैक था जिस पर कामरान को गाड़ी ड्राइव करनी थी। सालार लाउंज के सोफ़ों में से एक सोफ़े पर बैठा अपनी नोटबुक पर कुछ लिखने में मसरूफ़ था, मगर वक्तन फ़वक्तन नज़र उठाकर टीवी स्क्रीन को भी देख रहा था, जहां कामरान अपनी जद्दोजहद में मसरूफ़ था। ठीक आधे घंटे बाद उसने नोटबुक बंद करके सामने पड़ी मेज़ पर रख दी। फिर मुंह पर हाथ रखकर जमाई रोकी, दोनों टांगें सामने पड़ी मेज़ पर रखकर और दोनों हाथों की उंगलियां सर के पीछे बांधे वो कुछ देर स्क्रीन को देखता रहा, जहां कामरान अपने तमाम चांसेस ज़ाया करने के बाद एक बार फिर नया गेम खेलने की तैयारी कर रहा था। क्या प्रॉब्लम है कामरान? सालार ने कामरान को मुखातिब किया। ऐसे ही नया गेम लेकर आया हूँ, मगर स्कोर करने में बड़ी मुश्किल हो रही है, कामरान ने बेजारी से कहा। अच्छा, मुझे दिखाओ। उसने सोफ़े से उठकर रिमोट कंट्रोल उसके हाथ से ले लिया। कामरान ने देखा पहले 20 सेकंड में ही सालार उसे जिस स्पीड पर दौड़ा रहा था उस स्पीड पर कामरान अब तक नहीं दौड़ा पाया था। जो ट्रैक उसे बहुत मुश्किल लग रहा था वो सालार के सामने एक बचगाना चीज़ महसूस हो रहा था। 1 मिनट बाद वो जिस स्पीड पर गाड़ी दौड़ा रहा था
उस स्पीड पर कामरान के लिए इस पर नज़रें जमाना मुश्किल हो गया, जबकि सालार स्पीड पर भी गाड़ी को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल किए हुए था। 3 मिनट के बाद कामरान ने पहली गाड़ी को डगमगाते और फिर ट्रैक से उतरकर धमाके के साथ तबाह करते देखा। कामरान ने कुछ मुस्कुराते हुए मुड़कर सालार को देखा। गाड़ी क्यों तबाह हुई थी वो जान गया था। रिमोट अब सालार के हाथ के बजाय मेज़ पर पड़ा था और वो अपनी नोटबुक उठाए खड़ा हुआ था। कामरान ने सर उठाकर उसे देखा। बहुत बोरिंग गेम है, सालार ने तबसरा किया और कामरान की टांगों को फलांगते हुए लाउंज से बाहर निकल गया। कामरान होठ भींचते 7 इंचों पर मबनी स्कोर को देख रहा था जो स्क्रीन के एक कोने में जगमगा रहे थे। कुछ न समझ आने वाले अंदाज में उसने बैरूनी दरवाजे को देखा जिससे वो गायब हुआ था। वो दोनों एक बार फिर खामोश थे। असजिद को उलझन होने लगी। इमामा इतनी कमगो नहीं थी जितनी वो उसके सामने हो जाती थी। पिछले आधे घंटे में उसने गिनती के लफ्ज़ बोले थे। वो उसे बचपन से जानता था। वो बहुत खुश मिजाज थी। इन दोनों के निस्बत ठहराए जाने के बाद भी इब्तदाई साल में इसमें कोई तब्दीली नहीं आई। असजिद को इससे बात करके खुशी महसूस होती थी। वो बला की हाजिर जवाब थी, मगर पिछले कुछ सालों में वो यकदम बदल गई थी और मेडिकल कॉलेज में जाकर तो ये तब्दीली और भी ज़्यादा महसूस होने लगी थी। असजिद को बाज़ दफ़ा यूँ महसूस होता था जैसे इससे बात करते हुए वो हद दर्जा मोहतात रहती है। कभी वो उलझी हुई महसूस होती और कभी उसे इसके लहजे में अजीब सी सर्द मोहरी महसूस होती। उसे लगता वो जल्द अज जल्द उससे छुटकारा पाकर उसके पास से उठकर चली जाना चाहती है। उस वक्त भी वो ऐसा ही महसूस कर रहा था। मैं कई बार सोचता हूँ कि मैं ख्वाह मख्वाह ही तुम्हारे लिए आने का तरद्दुद करता हूँ। तुम्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं आऊँ या ना आऊँ। असजिद ने एक गहरी सांस लेकर कहा। वो इसके बिलमुकाबिल लॉन चेयर पर बैठी दूर बाउंड्री वॉल पर चढ़ी हुई बेल को घूर रही थी। असजिद की शिकायत पर उसने गर्दन हिलाए बगैर अपनी नज़रें बेल से हटाकर असजिद पर मरकूज़ कर दी। असजिद ने सवालिया नज़रों से उसे देखा, मगर वो खामोश रही। तो उसने लफ्ज़ों में कुछ रद्दो बदल के साथ अपना सवाल दोहराया। तुम्हें मेरे ना आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इमामा? क्यों, ठीक कह रहा हूँ मैं? अब मैं क्या कह सकती हूँ इस पर? तुम कम से कम इनकार तो कर सकती हो, मेरी बात को झुटला तो सकती हो कि ऐसी बात नहीं है, मैं गलत सोच रहा हूँ। और ऐसी बात नहीं है, आप गलत सोच रहे हैं, इमामा ने इसकी बात काट कर कहा। इसका लहजा अब इतना ठंडा और चेहरा इतना ही बेतासुर था जितना पहले था। असजिद एक ठंडी सांस लेकर रह गया। हाँ, मेरी दुआ और ख्वाहिश तो यही है कि ऐसा ना हो और मैं वाकई गलत सोच रहा हूँ, मगर तुमसे बात करते हुए मैं हर बार ऐसा ही महसूस करता हूँ। किस बात से आप ऐसा महसूस करते हैं? इस बार पहली बार असजिद को उसकी आवाज़ में कुछ नाराज़गी झलकती हुई महसूस हुई। बहुत सी बातों से। तुम मेरी किसी बात का ढंग से जवाब ही नहीं देती, हालांकि मैं आपकी हर बात का ढंग से जवाब देने की पूरी कोशिश करती हूँ। लेकिन अब अगर आपको मेरे जवाब पसंद ना आए तो मैं क्या कर सकती हूँ? असजिद को इस बार बात करते हुए कुछ मज़ीद खफा महसूस हुई। मैंने ये कब कहा कि मुझे तुम्हारे जवाब पसंद नहीं आए? मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मेरी हर बात के जवाब में तुम्हारे पास हाँ और नहीं के अलावा कुछ नहीं जवाब नहीं होता। बाज़ दफ़ा तो मुझे लगता है मैं अपने आप से बातें कर रहा हूँ। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि तुम ठीक हो तो मैं इसका जवाब हाँ या नहीं में ही दूँगी। हाँ और नहीं के अलावा इस सवाल का जवाब किसी तकरीर से ज़्यादा दिया जा सकता है तो आप मुझे वो दे दें, मैं कर दूँगी। वो बिल्कुल संजीदा थी। हाँ और नहीं के साथ भी तो कुछ कहा जा सकता है, और कुछ नहीं तो जब तुम जवाबन मेरा हाल ही पूछ सकती हो। मैं आपका क्या हाल पूछूं? ज़ाहिर है अगर आप मेरे घर आए हैं, मेरे सामने बैठे मुझसे बातें कर रहे हैं, तो इसका वाज़ेह मतलब तो यही है कि आप ठीक हैं, वरना आप इस वक्त अपने घर पर बिस्तर पर पड़े होते। ये फॉर्मेलिटी होती है मामा। अरे आप जानते नहीं, मैं फॉर्मेलिटीज़ पर यकीन नहीं रखती। आप पर मुझसे
मेरा हाल ना पूछा करें, मैं बिल्कुल माइंड नहीं करूँगी। असजिद जैसे लाजवाब हो गया। ठीक है, फॉर्मेलिटीज़ को छोड़ो, बंदा कोई और बात कर लेता है, कुछ डिस्कस कर लेता है, अपनी मसरूफियात के बारे में ही कुछ बता देता है। असजिद, मैं आपसे क्या डिस्कस करूं? आप बिज़नेस करते हैं, मैं मेडिकल की स्टूडेंट हूं, आपसे मैं क्या पूछूं? स्टॉक मार्केट की पोजीशन, ट्रेंड बुलशिट, या बेरिश इंडेक्स में कितने पॉइंट्स का इजाफा हुआ? ये अगली कंसाइनमेंट कहाँ भेज रहे हैं? इस बार गवर्नमेंट ने आपको कितना रिबेट दिया है? इसका लहजा अब भी इतना ही सर्द था। या आपसे एनाटॉमी डिस्कस करूं, कौन से अवामिल इंसान के जिगर को मुतासर करते हैं? बाईपास सर्जरी में इस साल कौन सी नई तकनीक इस्तेमाल हो रही है? दिल की धड़कन बहाल करने के लिए कितने से कितने वोल्ट का इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है? तो हम दोनों की मसरूफियात तो ये हैं, अब इनके बारे में डिस्कशन से आप और मैं मोहब्बत और बेतकल्लुफ़ की कौन सी नई मंजिलें तय करेंगे, वो मेरी समझ से बाहर है। असद का चेहरा सुर्ख हो गया। अब वो इस लम्हे को कोस रहा था जब उसने इमामा से शिकायत की थी। और भी तो मसरूफियात होती हैं इंसान की, असद ने कदरे कमज़ोर लहजे में कहा। नहीं, पढ़ाई के अलावा मेरी तो और कोई मसरूफियात नहीं है, इमामा ने कतियत से सर हिलाते हुए कहा। पहले भी तो हम दोनों आपस में बहुत सी बातें करते थे। इमामा ने उसकी बात काट दी। पहले की बात छोड़ें, अब मैं वक्त ज़ाया करना अफोर्ड नहीं कर सकती। हैरत मुझे आप पर हो रही है, आप बिजनेसमैन होकर इतने इमेच्योर और इमोशनल सोच रखते हैं। आपको तो ख़ुद बहुत प्रैक्टिकल होना चाहिए। असद कुछ बोल ना सका। हम दोनों के दरमियान जो रिश्ता है वो हम दोनों जानते हैं। अब अगर आप मेरी प्रैक्टिकल अप्रोच को बेइल्तिफ़ाती, बेनियाजी, नाराज़ी समझें तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैं आपके साथ यहाँ बैठी हूँ तो इसका मतलब यही है कि मैं इस रिश्ते को अहमियत देती हूँ, वरना कोई अजनबी तो इस तरह यहाँ मेरे साथ बैठकर चाय नहीं पी सकता। वो एक लम्हे के लिए रुकी। और जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि आपके आने या आने से मुझे कोई फ़र्क पड़ेगा या नहीं, हकीकत ये है कि हम दोनों ही बहुत मसरूफ़ रहते हैं और हम मॉडर्न एज की पैदावार हैं। न मैं कोई हीर हूँ, न आप रांझे के कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं कि मेरे लिए घंटों ये फरीज़ा अंजाम दें। सच यही है कि फ़र्क वाकई नहीं पड़ता। अगर हम दोनों मिलें या ना मिलें, बातें करें या ना करें, हमारा रिश्ता वही रहेगा जो अब है। या आपको लगता है इसमें कोई तब्दीली आ सकती है? अगर असद के माथे पर पसीना नहीं आया था तो उसकी वाहिद वजह दिसंबर का महीना था। इन दोनों की उम्र में 8 साल का फ़र्क था, मगर इस वक्त पहली बार असद को यह फ़र्क 18 साल का महसूस हुआ। वो उसे अपने से 18 साल बड़ी लड़की लगती थी। वो दोनों 2 हफ्ते पहले वो 19 साल की हुई थी, मगर इस वक्त असद को लग रहा था जैसे वो टीन एज से सीधी अधीड़ उम्र में चली गई है और ख़ुद वो एक बार फिर प्री टीन में आ गया है। वो इसके बिलमुकाबिल टांग पर टांग रखे असद के चेहरे पर नज़रें जमाए इसी बेतासुर अंदाज में उसके जवाब की मुंतज़िर थी। असद ने कुर्सी के हत्थे पर टिके इसके हाथ में मंगनी की अंगूठी को देखा और खंगाल कर अपना गला साफ करने की कोशिश की। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं सिर्फ इसलिए डिस्कशन की बात कर रहा था कि हमारे दरमियान अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। असद, मैं आपको बहुत अच्छी तरह समझती और जानती हूँ, और ये जानकर मुझे बहुत अफसोस हुआ कि आप समझते हैं कि हमारे दरमियान अभी भी किसी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने की ज़रूरत है। मेरा ख़्याल था हम दोनों के दरमियान अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग है। वो असद का दिन नहीं था, असद ने एतराफ़ किया। और अगर आपको ये ख्याल है कि एनाटॉमी और बिज़नेस को डिस्कस करके हम कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेंगे तो ठीक है, आइंदा हम ये डिस्कस कर लिया करेंगे। इमामा के लहजे में लापरवाही का आंसर वाज़ेह था। तुमको मेरी बात बुरी लगी है? बिल्कुल भी नहीं, मैं क्यों बुरा मानूंगी? इसके लहजे में मौजूद हैरत के आंसर ने असद को मज़ीद शर्मिंदा कर दिया। शायद मैंने गलत बात की है, शायद नहीं, यकीनन, उसने तीनों लफ्ज़ों पर बारी बारी ज़ोर देते हुए कहा।
तुम जानती हो मेरे नज़दीक ये रिश्ता कितनी अहमियत का हामिल है। इस रिश्ते के हवाले से तुम्हारे हवाले से, अस्सिद ने गहरा सांस लेकर कहा। इमामा बेतासुर चेहरे के साथ उसी बेल को देख रही थी। शायद इसलिए मैं ज़रूरत से ज़्यादा हसास हो जाता हूँ। मुझे इस रिश्ते के हवाले से कोई खौफ नहीं है। मैं जानता हूँ ये रिश्ता हम दोनों की मर्ज़ी से हुआ है। वो उसके चेहरे पर नज़रें जमाए बड़े जज्ब से कह रहा था और यकदम ही उसे एक बार फिर ये एहसास होने लगा था जैसे वो वहाँ मौजूद नहीं थी, उसकी बात नहीं सुन रही थी। अस्सिद को लगा वो एक बार फिर ख़ुद से बातें कर रहा था। मुअज़्ज़ज़ सामीन, ये थी हमारी आज की किस्त। हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी आने वाली किस्त का आपको फ़ौरन पता चल सके। बहुत शुक्रिया।